हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल के अमित डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। इंटरमीडिएट फिजिक्स का हम लोग 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो देखिए, अब एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है वो स्थिर विद्युत की जो होती है उसमें गॉस के नियम के तुल्य होता है। जैसे स्थिर विद्युत्की में गॉस का नियम होता है, वैसे ही जो होता है विद्युत चुंबकत्व में हमारा एम्पियर का परिपथी नियम होता है। तो जैसे गॉस का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, किसी जो होता है बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैसे ही जो हमारा एम्पियर का परिपथी नियम होता है, इसमें बताया गया किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है उसमें गुजरने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, इतना होता है, μ0 गुना होता है। अब यहाँ से सबसे पहली जो बात हुई कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर B, चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर B तथा जो चालक तार की अल्प लंबाई होती है, अल्प लंबाई बोलते हैं या इसे अल्पांश लंबाई बोलते हैं, अल्प लंबाई सदिश जो होता है अल्पांश लंबाई सदिश सदिश dl का जब हम बीच में डॉट लगाते हैं तो इसे बोलते हैं डॉट गुणन। कौन सा? डॉट गुणन, अदिश गुणन। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा अल्प लंबाई सदिश dl का जो के अदिश गुणन का, जो बीच में डॉट लगाया गया, क्या हुआ? अदिश गुणन का जो हम समाकलन करते हैं, यही समाकलन हमारा कहलाता है रेखीय समाकलन। ठीक है, तो रेखीय समाकलन क्या होगा? अगर रेखीय समाकलन की हम बात करेंगे तो रेखीय समाकलन में हम क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर B तथा अल्प लंबाई, है ना, अल्प लंबाई सदिश वेक्टर dl का के अदिश गुणन का समाकलन, के अदिश गुणन का जो समाकलन होता है उसी समाकलन को हम क्या कहते हैं? रेखीय समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो अगर रेखीय समाकलन की बात होगी तो उसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा अल्प लंबाई या अल्पांश लंबाई सदिश dl के अदिश गुणन का जो हम समाकलन करते हैं वही समाकलन हमारा क्या कहलाता है? रेखीय समाकलन कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एम्पियर का परिपथी नियम है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो एम्पियर का परिपथी नियम होता है वो स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम के तुल्य होता है। तो एम्पियर का परिपथी नियम हमारा है क्या? कहा गया भाई किसी बंद पृष्ठ की, किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, है ना, कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन उसमें से गुजरने वाली या उसमें बहने वाली कुल धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, μ0 गुना होता है। तो बताया गया किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली कुल धारा का कितना होता है? μ0 गुना होता है। अभी हमने बताया अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा अल्पांश लंबाई का क्षेत्रफल सदिश dl हो तो उसका जो रेखीय समाकलन हो जाता है वो कितना हो जाता है? रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर B इंटू वेक्टर dl बराबर μ0, और अगर उसमें बहने वाली इस परिपथ में धारा कितनी हो? I,
तो रेखीय समाकलन आप वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आई, जहां वेक्टर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, डीएल क्या है, अल्पांश लंबाई का सदिश, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और आई है उसमें बहने वाली धारा। ठीक, तो जो हो गया उसमें बहने वाली धारा का कितने गुना हो गया, म्यू नॉट गुना हो गया। अब जैसे हमारा कोई परिपथ है, जैसे ये हमने मान लिया हमारा परिपथ है, इस परिपथ, ये घिरा हुआ परिपथ है, ठीक, इस परिपथ में कई तार स्थित हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे कई तार स्थित हैं। अगर जैसे इस तार में बहने वाली धारा I1, इसमें बहने वाली धारा I2, इसमें बहने वाली धारा I3, इसमें बहने वाली धारा I4 हो, इधर बहने वाली धारा कितनी हो, I5 हो, तो इस बंद परिपथ में बहने वाली इतनी धाराएं हैं। तो अगर हम इनकी कुल धारा निकालेंगे तो कुल धारा इन समस्त धाराओं के योगफल के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम नियम लगाएं एम्पियर का परिपथीय नियम, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम कितना लिख सकते हैं, रेखीय समाकलन ऑफ बी इंटू डी एल बराबर, देखो भाई म्यू नॉट, अब धारा कितनी है, I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर I1, I2, I4, I5 सबकी दिशाएं एक तरफ, ठीक, लेकिन जो I3 हमारी धारा है वो इन सबके किस दिशा में बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही है। तो जब धारा उल्टा हो जाती है तो वहां पर हम कौन सा चिन्ह ले लेते हैं, माइनस, ये प्लस का I3 और यहाँ हम माइनस I3 लिख सकते हैं, प्लस I4 और प्लस I5। तो इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये परिपथ में बहने वाली क्या हो जाएगी, कुल धारा का कितने गुना हो जाता है, म्यू नॉट गुना हो जाता है। तो यही जो नियम होता है हमारा, यही नियम क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। अब देखिए जो एम्पियर का परिपथीय नियम है इसका हम निगमन करेंगे कि जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है वो कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने माना कि एक हमारा जो है अनंत लंबाई का चालक तार है, अनंत लंबाई का हमने मान लिया एक हमारा चालक तार है। ये चालक तार जो है कागज के लंबवत तल में है, एक्स वाई, ठीक। इस चालक तार में हमारी I एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक तार से R दूरी पर एक हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। ये हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। तो हमने माना एक्स वाई जो है हमारा एक चालक अनंत लंबाई का चालक तार है जो जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत है। इस चालक तार में हमने माना I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। यहाँ पर हमने माना कि इस चालक तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या है, वृत्तीय पथ। तो चालक तार से r दूरी पर एक हमारा बिंदु P है जो कहाँ पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये चालक तार में हमने क्या माना भाई, हमने माना कि ये जो चालक तार एक्स वाई है ना, ये अनंत लंबाई का, इसमें कितनी धारा बह रही, I धारा बह रही है। ये जो चालक तार है, ये चालक तार एक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। तो अगर हम इस चालक तार में I धारा बह रही है तो इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं भाई, ठीक। तो हम निकाल ले भाई अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहां से हम क्या लिख ले भाई, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भैया ये कितना हो जाएगा, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I/2 पाई R। ये हमने आपको पढ़ाया है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण
किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो B बराबर होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, जहाँ म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता, I होती है उसमें बहने वाली धारा और R हो जाती है उस चालक तार से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ से ध्यान देना भाई कि ये जो हमारा पथ है वो कैसा है, वृत्ताकार है। ये पथ कैसा है, वृत्ताकार है। अगर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें भाई तो हम लगाएंगे इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम जो हमने बताया था तो कहा था कि अपने दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के साथ परस्पर लंबवत दिशा में हो। तो इस कंडीशन में अगर अंगूठा जो होता है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दर्शाता है, धारा की दिशा में हो, और अंगुलियां उस बिंदु की ओर हों जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हथेली से धक्का देने के लंबवत होती है। तो ध्यान देना भाई, यहाँ अंगूठा हमने किया चालक तार की दिशा में, उंगलियों को फैलाया हमने बिंदु P की ओर, P पर। तो देखिए हथेली हमारी किधर है, नीचे की ओर। किधर है, नीचे की ओर। तो बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो लंबवत ये हो जाएगी भाई। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये 3 डायमेंशनल है, मैं अंदर तो इसके जा नहीं सकते, इसलिए हमने इसको किधर दिखा दिया, ऊपर की तरफ दिखा दिया। ठीक, हम आपको एक वृत्त दिखाते हैं। जैसे ये हमारा एक वृत्त हो गया भाई। ठीक, ये हमारा हो गया मान लो अनंत लंबाई का चालक तार। इसमें कितनी धारा बह रही है, इसमें हमने मान लिया I एम्पियर की धारा बह रही है। तो चालक तार पर ये हमारा एक बिंदु P है जहां पर ये हमारी उंगली लगी हुई है। ठीक है, अब इस पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें भाई, तो जब इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो देखिए ये लगाएंगे नियम, ये हो गया अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई इधर। तो इस बिंदु पर जो आएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए यहाँ से इस बिंदु पर P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो इसी डायरेक्शन में तो आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, यहाँ पर तो यही हमने दिखा दिया है ऊपर की ओर। और यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र, इस वृत्त की अगर अल्प लंबाई की बात करेंगे, यहाँ पर जैसे हम अल्प लंबाई ले रहे हैं, ठीक, तो ये आपका वृत्त था, ये आपकी अनंत लंबाई की छड़ थी। तो इसकी जो अल्प लंबाई होगी वो भी तो इसी डायरेक्शन में आएगी, अर्थात यहीं पर जो अल्प लंबाई हो जाएगी वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अल्प लंबाई अगर वृत्त की हम कितनी मान लें, इस बिंदु पर अल्प लंबाई कितनी हो, dl। ठीक है, देखिए ध्यान देना यहाँ पर भाई, जैसे ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी तरफ आ गई। ठीक, तो इतने भाग की अगर हम अल्प लंबाई निकालें तो अल्प लंबाई की भी दिशा इसी तरफ तो आएगी, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में। तो यहाँ पर अगर हम करें बिंदु B पर जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा अल्प लंबाई सदिश जो dl है वो दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश वेक्टर B तथा वेक्टर dl, अल्प लंबाई वेक्टर dl, अभी हमने आपको बताया कैसे। ठीक है, dl दोनों एक ही दिशा में है, दोनों कहाँ है, एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है ना। जब दोनों एक ही दिशा में है तो एक ही दिशा में होने का तात्पर्य क्या है कि इनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक, इसलिए हम यहीं से आएंगे, इसलिए देखिए हम लिखेंगे रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर B इंटू वेक्टर dl। ठीक, बराबर, ध्यान देना भाई, ये दो सदिशों का हमारा कैसा गुणन है, अदिश गुणन है। जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो हमारी एक अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका जो परिमाण होता है दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर तथा परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच बना जो कोण होता है कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात सदिश यहाँ B इंटू सदिश dl बराबर हम कितना लिखेंगे भाई, देखिए समाकलन का चिन्ह था, चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से जब तीर हटाएंगे तो ये हम B इंटू dl लिख सकते हैं। ये जब तीर हटेगा तो बस केवल कितना फर्क आएगा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक, थीटा कहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा अल्प लंबाई सदिश dl के बीच बना कोण। अब जब दोनों एक ही दिशा में थे बिंदु P पर हमने दिखाया
तो इनके बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सदिश B रेखीय समाकलनांक B सदिश B इंटू सदिश DL बराबर देखिए B इंटू DL cos 0 के स्थान पर 1। अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं कि ये हो गया हमारा सदिश B इंटू सदिश DL बराबर, ध्यान देना भाई, यहाँ से अभी हमने आपको पीछे बताया है कि जो D के पीछे राशि होती है हम उसके सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो यहाँ D के पीछे क्या लिखा है L, L के सापेक्ष हमारा समाकलन करना है। B हो जाएगा समाकलन से बाहर, ये कितना हो जाएगा DL। अब देखो DL को हम कितना लिख सकते हैं भाई, DL बचा है हमारा, DL को हम 1 इंटू DL लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है उसे किसी भी संख्या से गुणा करिए या भाग करिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो हमारा 1 है हम 1 के स्थान पर देखो लिख सकते हैं L की घात 0। अगर किसी संख्या की घात हमारी 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम L की घात 0 लिख सकते हैं, और L की घात 0 का मतलब 1 का गुणा DL से होगा, तो ये कितना आ जाएगा DL आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ से हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलनांक वेक्टर V इंटू वेक्टर DL बराबर B। अब यहाँ से देखिए L का हम क्या करेंगे समाकलन, तो हमने अभी पढ़ा था फार्मूला कि x की घात n dx बराबर कितना होता है x की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1 से। ये फार्मूला लगा दें भाई। x की घात n का मतलब क्या था इंटू dx। x की घात n का जो हमने समाकलन किया था किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो जो जितनी घात थी उसमें एक जुड़ गया था और उतने से ही हमने क्या किया था घातांक से भाग कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए L की घात 0 है और यहाँ पर L की घात 0 का समाकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, L के सापेक्ष कर रहे हैं। L की घात 0 का समाकलन हम L के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अगर इसी फार्मूले को हम लगाते L की घात 0 इंटू DL बराबर कितना हो जाता, L की घात 0 प्लस 1 जितनी घात थी उसमें एक ऐड हो जाता और बटे उसी घातांक से हम भाग कर देते 0 प्लस 1, तो ये आता L की पावर 1 अपान 1 अर्थात L आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता हमारा L, क्या आ जाता L। अब ध्यान देना भाई, जो ये हमारा L आया था, ये जब हमने DL लिया था ये अल्प भाग की लंबाई थी, वृत्त की परिधि के अल्प भाग की लंबाई थी। जो L है वो हमारी संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई है। L क्या है, वृत्ताकार पथ की लंबाई। L जो है हमारी वृत्ताकार पथ की लंबाई हो गई भाई, ध्यान देना है यहाँ से, L वृत्ताकार पथ की लंबाई हो गई। अब देखिए वृत्त की जो लंबाई होती है, लंबाई जो टोटल होती है L, वृत्त की जो लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि के क्या होती, बराबर होती है। जो वृत्त की लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो लंबाई जो हो जाएगी वृत्त की लंबाई L बराबर हो जाएगी 2 पाई r, जहां r क्या है त्रिज्या, तो ये 2 पाई r जो हो जाएगी वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो जो वृत्त की लंबाई हो जाएगी वो संपूर्ण वृत्त की लंबाई वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ठीक, इसलिए हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, देखिए रेखीय समाकलनांक V इंटू DL बराबर B का मान हम रखते हैं समीकरण 1 से। ठीक, यहाँ से या सॉरी लिख लीजिए B इंटू 2 पाई r लिख सकते हैं भैया। यहाँ से L वृत्त की संपूर्ण लंबाई और वो वृत्त की परिधि के बराबर कितनी हो गई 2 पाई r। समीकरण 1 से हम B का मान रख दें, समीकरण 1 से B का मान रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 से हम B का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रेखीय समाकलनांक B इंटू DL बराबर B के स्थान पर म्यू नॉट I अपान 2 पाई r इंटू L के स्थान पर 2 पाई r। ये 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा भैया कितना आया, ये हमारा आया रेखीय समाकलनांक B इंटू DL बराबर म्यू नॉट I, जहाँ I क्या है उसमें बहने वाली कुल धारा, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता, यहाँ पर वेक्टर V हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र सदिश और DL हो जाएगा अल्पांश लंबाई, वो अल्प लंबाई सदिश। ठीक, तो यहीं से ये हमारा आ गया भाई एम्पियर का परपति नियम, ये हमने इसकी उत्पत्ति कर दी। ठीक है, तो एम्पियर का परपति नियम एक बार हम पुनः पढ़ लेते हैं कि किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अवधिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है उसमें बहने वाली कुल धारा का कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अब ये ध्यान रखना, जब एम्पियर का परपति नियम लगाना तो जितनी धाराएं एक ही दिशा में बह रही उन सबको जोड़ देना और जो विपरीत दिशाओं पे हैं उन सब उसको क्या करना, घटा देना। ठीक है, कि एम्पियर का जो नियम होता है वो किसी भी आकृति का परिपथ, ठीक, लेकिन वो धारा को घेर रहा हो,
उसके लिए क्या होता है, सत्य होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम उन सभी आकृतियों के बंद परिपथों के लिए सत्य होता है जो धारा को घेरते हैं। अर्थात जो पृष्ठ हम खींचते हैं, जो बंद पृष्ठ हो, उसका आकार और रूप किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग कि एम्पियर का जो नियम है इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस इसके क्या हैं। तो सबसे पहले इसके हम अपने सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में 3 जो है इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। एक पहला अनुप्रयोग होता है अनंत लंबाई के चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, धारावाही प्रणालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और सिरे विहीन प्रणालिका अर्थात टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम अपने इंटरमीडिएट के सिलेबस में एम्पियर के परिपथीय नियम के 3 उपयोग मुख्यतः पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है हमारा क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, पहला एप्लीकेशन इसका क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, लंबाई के चालक तार के कारण, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये पहला एप्लीकेशन है। हमने माना भैया कि एक हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है और ये कागज के तल के लंबवत स्थित है। ये जो हमारा चालक तार है, इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा, चाहे आप ऊपर की तरफ मान लीजिए या नीचे की तरफ बह रही। इस चालक तार से आर दूरी पर एक हमारा बिंदु क्या है, पी। आर दूरी पर एक हमारा बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, जो हमने माना कि एक हमारा अनंत लंबाई का चालक तार XY है जो कागज के तल के लंबवत स्थित है। इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं भाई, इसके लिए जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं तो परिपथ हमारा कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद। लेकिन यहाँ पर बंद तो है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस चार के तारों, इस चालक तार के चारों ओर एक वृत्ताकार स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की रचना करेंगे। ये हमने क्या किया, इस चालक तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की रचना की। जब वृत्ताकार पथ की रचना की तो ये जो वृत्त है वो कहाँ से जा रहा है, हमारा बिंदु P से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पर ले लें, अगर इस तार से मिला दें इसको तो ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या का मतलब अभी हमने आपको बताया था कि एक हमारा वृत्ताकार पथ होता है, जैसे ये हमारा वृत्ताकार पथ है। ठीक, तो अगर हम ये मान लेते हैं चालक तार है, तो यहां से चालक तार से ये देखा जाए तो प्रत्येक बिंदु जो होगी इसकी त्रिज्या होगी। यहां से इस चालक तार से अगर हम परिध के किसी भी बिंदु को मिलाएं तो वो इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब आपको यहां से नहीं स्पष्ट होगा भाई, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। यहां से अगर आप सोचे हम ये बिंदु ले लें तो आप यहां से मिलाने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। चालक तार इस वृत्तीय पथ से ऐसे गुजरा है। ठीक है, कैसे गुजरा है, इस तरीके से गुजरा है। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, r त्रिज्या होगी। यहां से इसकी दूरी r होगी, यहां से इसकी दूरी r, यहां से इसकी दूरी r। अर्थात जो ये चालक तार होगा, इस चालक तार की परिध से प्रत्येक बिंदु पर दूरी क्या होगी, समान होगी, और वो इसकी क्या होगी, त्रिज्या। तो वही परिध से इस चालक तार की प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है। और आप जानते हो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक चालक तार से उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दूसरा चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर अभी हम बात करें तो यहाँ से ये जो चालक तार है, चालक तार की बिंदु P से या इस वृत्त के परिधि के प्रत्येक बिंदु से दूरी क्या है, समान है। चालक तार में बहने वाली धारा क्या है, समान है। इसलिए जो है चालक इस
वृत्ताकार परिधि के प्रत्येक बिंदु P पर जो होगा, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु जो होगा वो तार से एक नियत दूरी पर होगा और वो दूरी होगी r और वो कहलाएगी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। और चालक तार में धारा भी क्या बह रही, समान बह रही है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि B अनुक्रमानुपाती होता है I और B व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r। तो इन दोनों चीजों को अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं भाई, तो दोनों चीजें समान हैं। जब दोनों चीजें नियत हैं तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चालक तार की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी भी, ये हो जाएगा वेक्टर B। ठीक, अब वहीं से वही बात अगर हम लेते हैं, यहाँ पर अगर हम किसी भी बिंदु पर चालक तार की लंबाई ले लें, जैसे इस बिंदु पर लेंगे तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में, यहाँ से इतने भाग की लंबाई ले लें तो इस दिशा में आएगी, इतने भाग की लंबाई ले लें इस दिशा में, और यहाँ से इस भाग की लंबाई ले लें तो इस दिशा में आएगी। ठीक, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा जो ये dl हो जाएंगे वो दोनों कहाँ होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ये दोनों कहाँ होंगे, एक ही दिशा में होंगे। इसलिए अब यहाँ पर हम लगा दें एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक, तो बिंदु P पर यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर सदिश B तथा सदिश dl दोनों एक ही दिशा में हैं। दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में हैं। तो जब भैया दोनों एक ही दिशा में हैं, या पहले हम यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ से लगा दें एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर ये बंद पृष्ठ है, इसमें कितनी धारा बह रही, I। तो एम्पियर के परिपथी नियम से कितना हो जाएगा भाई, एम्पियर के परिपथी नियम से हो जाएगा हमारा कितना होगा भाई, अभी हम लोगों ने एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा है। रेखीय समाकलन ऑफ वेक्टर V इंटू वेक्टर dl बराबर μ0, और इस परिपथ में कितनी धारा बह रही, I इंटू I। परिपथ द्वारा I क्या हो जाएगी, परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, dl अल्प लंबाई क्षेत्रफल सदिश, और B जो हो जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र सदिश हो जाएगा। अब बिंदु B की बात करते हैं P पर। बिंदु P पर सदिश B तथा सदिश dl दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में। ठीक, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो थीटा बराबर कितने डिग्री, 0 डिग्री। ठीक, अभी भैया हमने आपको बताया था, ये जब इनके ऊपर से तीर हम हटाते हैं, तीर हटाने का मतलब इनका देखिए कौन सा गुणन किया गया, अदिश गुणन किया गया। जब बीच में डॉट का चिन्ह लगा होता है तो डॉट को बोलते हैं हम अदिश गुणन। ठीक, तो यहाँ पर दो सदिशों का हमने अदिश गुणन किया है, और जब ये हम डॉट का चिन्ह हटाते हैं तो डॉट का चिन्ह जब हटाते हैं तो इस परिस्थिति में हम इनके बीच क्या लाते हैं, कॉस लाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा B इंटू dl इंटू कॉस। जब दोनों एक ही दिशा में है तो एक ही दिशा में भाई कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ से क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सदिश A डॉट सदिश B बराबर AB कॉस थीटा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, या मैथ वालों ने अभी पढ़ा होगा इंटर में। तो B इंटू dl कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर 0 डिग्री बराबर μ0 I। ठीक, ये हो जाएगा रेखीय समाकलन ऑफ B इंटू dl कॉस 0 का मान 1 बराबर μ0 I। ठीक, B हो गया समाकलन से बाहर। रेखीय समाकलन ऑफ dl बराबर μ0 I लिख सकते हैं भाई। देखिए ये dl आया है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो इसको हम 1 गुणे dl लिख सकते हैं भाई। ये हो जाएगा अगले स्टेप में B इंटू L की घात 0 इंटू dl बराबर μ0 I। देखिए भाई 1 को हम लिख सकते हैं L की घात 0। L की घात 0 का मतलब 1। किसी संख्या की घात अगर 0 होती तो उसका मान होता है 1, और 1 का गुणा dl से हो जाएगा तो 1 और 1 dl आ जाएगा भाई। ठीक, अब यहाँ से घातांक का नियम लगाते हैं। अभी हम लोगों ने समाकलन का फार्मूला पढ़ा था
कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर कितना हो जाता है, x की पावर n+1 अपान n+1 से। ये होता है भाई समाकलन का फार्मूला। तो समाकलन का जब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान देना भाई, समाकलन के फार्मूले से कितना हो जाएगा ये b और l की घात कितनी 0+1 अपान 0+1 बराबर μ0 इंटू आई। तो ये हमारा क्या आएगा, ये जो हमारा आएगा भैया कितना आ जाएगा b इंटू एल बराबर μ0 आई। देखिए जो dl था वो dl हमारे ये जो वृत्ताकार पथ था, वृत्ताकार पथ के अल्प भाग की लंबाई थी, वृत्ताकार पथ के अल्प भाग की जो लंबाई थी, तो जो यल होगी वो हमारी संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई होगी। एल क्या होगी, जहां हमारी एल है, एल क्या है भाई संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई। और जो संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई है यहां से हम लिख सकते हैं, जहां एल क्या है संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई, संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई लिख सकते हैं भाई। और जो संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई होती है वो अगर वृत्त की त्रिज्या दी हो तो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो हम ये कितना लिख सकते हैं b इंटू एल के स्थान पर 2πr, या l बराबर हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं 2πr लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए समीकरण 1 से हम देखिए कितना लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से ये हो जाएगा b इंटू एल के स्थान पर कितना रखेंगे बच्चा 2πr बराबर μ0 आई। तो यहाँ से b बराबर ये 2πr हमारा गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा μ0 आई अपान 2πr। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये किस नियम से हम लोगों ने निकाला, एम्पियर के परिपथी नियम से। तो ये क्वेश्चन जो होता है, अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि अनंत लंबाई के चालक तार के निकट हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहां पर जो हमने डेरिवेशन किया था वो बहुत लॉन्ग आया था। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आप इस एम्पियर के परिपथी नियम के इस एप्लीकेशन की सहायता से, अनुप्रयोग की सहायता से अनंत लंबाई के चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कूलॉम जो है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग तथा एम्पियर के नियम के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।